हेलो बच्चों, दिस साइड रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360। आज हम कमबैक सीरीज का पहला वन शॉट कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, जो कि 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका एक है ना होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि हर एक जगह पे आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो सेम रहेगी। मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजेनियस मिक्सचर जहां पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है बेटा? सेम। और वही मिक्सचर कंटेन करता है आपके दो सब्सटेंस को, एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप इसी को बोलते हो बच्चे सॉल्यूशन। इधर समझ आया? अब देखिए, समझते रहना धीरे धीरे चीजों को। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं हमारा सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है बेटा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ढंग समझना। सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसे हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। मैंने क्या बोला? सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसे आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो। यानी कि बेटा हमने बोला क्या है? सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस है जिसे आपने ऐड करा है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। आप इसी को बोलते हो बेटा सॉल्यूट। क्या इतना समझ आया? ठीक है, आगे की चीजें। एक बेटा वर्ड होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? देखो, सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते हो। मैंने क्या बोला? सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते हो। इसे अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या तो समझ आया? यानी कि सॉल्वेंट है क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट आप क्या करते हो बच्चे? ऐड। सॉल्यूट इज एडेड। आप इसी को बेटा क्या बोलते हो? सॉल्वेंट। यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं कि बच्चे जो सॉल्यूशन है ये बराबर होता है किसके बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। इसी को बड़ा ध्यान रख के चलना, काम आएगा आपके। ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट है या फिर कितनी अमाउंट आपकी सॉल्यूट की प्रेजेंट है, इस चीज को मेजर करने के लिए है ना वो कुछ टर्म्स लाते हैं बेटा, हमने बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, जो आपने 11th में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी होगी। अब देखो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने हैं बेटा, याद रख लेना। यहां से आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी और कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, वरना लेक्चर बर्बाद है देखना। तो देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज, आपको पढ़ना है बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपको पढ़ना है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर आपको पढ़ना है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, फिर आपको पढ़ना है पीपीबी यानी कि बेटा पार्ट्स पर बिलियन, फिर आपको पढ़ना है बेटा कौन सा? मोल फ्रैक्शन, फिर आपको पढ़ना है बेटा कौन सा? बताओ, मोलैरिटी। ठीक है बच्चे, फिर आपको पढ़ना है कौन सा? मोलैलिटी। तो अगर आपको इतनी चीजें आती हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई भी इश्यू वगैरह नहीं आएंगे। अब एक एक करके सभी है ना टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे वेट बाय वेट की। अब ढंग से समझना। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। अब ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास है ना कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें है ना एक्स सॉल्यूट ऐड करा, किसके अंदर बेटा? किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है बच्चे, अब एक चीज समझना, अगर कभी भी आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एक्स परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? समझते रहना बेटा। देखो, जो ये हमारा एक्स है बेटा, याद रखना ये होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट या फिर बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखना, या तो सॉल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट। याद रखना। देखो पहचानना कैसे, वो साफ साफ बोले ना वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर उसने बोला सॉल्यूट तो ये किसकी होगी बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। अगर भाई ने बोला सॉल्वेंट तो फिर क्या होगा? सॉल्वेंट। अब ये परसेंटेज क्या है? तो दाना बच्चे ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना बेटा, ये मास क्या होगा? सॉल्यूशन का। और परसेंटेज हमेशा कितनी होती है? 100। अगर मास है तो हम लिखेंगे बेटा ग्राम। ठीक है, तो वेट बाय वेट क्या बोलता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना मास सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट।
क्या बोला मैंने कि इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है या फिर कितना मास सोलवेंट का प्रेजेंट है बेटा, आप उसी को बोलते हो उसकी वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे अगर हम बात करें बेटा कि हमें किसी ने बोला हमारे पास 68% है वेट बाय वेट, वो भी किसकी बेटा, सोल्यूट की। तो इसका मतलब क्या है, अब ढंग से बनना बेटा। देखो जो ये वैल्यू लिखी हुई है आप इसे x बोल दो और साथ में क्या आपका परसेंटेज, आपका यही तो बनेगा। तो बेटा ये है क्या एक्चुअल में, ये है आपका मास, वो भी किसका, सॉल्यूट का। और ये परसेंटेज क्या है बच्चे, मास, वो भी किसकी बच्चे, सॉल्यूशन की। यानी कि हम पढ़ेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 68 ग्राम। क्या आपको समझ आया? यानी कि इसे से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, बेटा ये बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब 100 क्यों लगाए बेटा, परसेंटेज के लिए। ठीक है, देखो जो आपने 9th क्लास में जो आपने बचपन में परसेंटेज वगैरह पढ़ रखा है वही चीज है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख दूं तो सेम फॉर्मूला बनेगा। क्या आपको ऐसे सिनेरियो के लिए दूंगा? ठीक है, अब बात करते बेटा अगले की, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या समझ लो, मान लीजिए आपको किसने गिवन दिया कि x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, याद रखना वो इस चीज को मेंशन करेगा सॉल्यूट है कि या फिर सॉल्वेंट है। तो बेटा ये x है क्या, तो जैसे मैंने अभी x बताया था सेम वही है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, और ये परसेंटेज क्या है बेटा, याद रखना अब ये बनेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, और परसेंटेज कितनी होती है 100, और हमेशा किस में लेनी है, ml में। क्या रखना, ठीक है बेटा। यानी कि आप क्या पढ़ोगे कि 100 ml के सॉल्यूशन में आपका कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है बेटा, वही आपकी क्या होगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्लियर आउट हुआ? यानी कि सिंपल तौर पे मैं लिख सकता हूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, बेटा ये बराबर होगी किसके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बोलो समझ आया? क्या इतनी चीजें क्लियर आउट हुई? ठीक, अब बात करते हैं बेटा अगली चीज की, यानी कि तीसरी चीज आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या, बिल्कुल सेम बेटा। मान लीजिए आपको किसी ने बोला x परसेंटेज ऑफ किसकी, x परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो भी किसकी, मान लीजिए सॉल्यूट की। ठीक है, अब किस तरीके से पढ़ना है, देखो अब ये x हो कहीं कहीं भाई, ये x क्या है, अब तो बेटा x है क्या, ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये परसेंटेज है क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें ले लिया बेटा, ml में। ठीक है, यानी कि अब एक चीज समझना, परसेंटेज कितनी होती है बेटा, 100। तो आप बोलोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपकी कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है सॉल्यूट की, आप उसे बोलते हो क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। समझ आया? यानी कि मैं लिख सकता हूं बेटा v बाय v परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये बराबर होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्या समझ आया इतना? बताओ बच्चों, क्या इतना क्लियर हुआ? कोई भी इश्यूज है? याद है ना, वॉल्यूम किस में रखनी है बेटा आपको, ml में। अब एक चीज और समझना, देखो अगर आपने वॉल्यूम पढ़ा है तो डेंसिटी जरूर आनी चाहिए। अब एक चीज समझना बेटा, देखो डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, देखो अब डेंसिटी बोलती क्या है, देखो एक चीज याद रख लेना, अगर किसी ने लिखा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो ध्यान रखना बेटा वो सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ठीक है, हमने बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ध्यान रखना बेटा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। बट अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो बेटा आपको मास भी सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा और आपको वॉल्यूम भी किसकी लेनी पड़ेगी, किस चीज की लोगे बेटा, सॉल्यूशन की। क्या इतनी चीजें समझ आई, बताइए जल्दी, आया। लेकिन अगर मान लो कभी आपको किसी सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट की निकालनी है तो कैसे करोगे, तो देखो मैंने अभी बताया है सॉल्यूशन बराबर किसका है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, अगर आपको सॉल्वेंट की निकालनी है तो सॉल्यूट की आपको गिवन होगी, तो ये प्लस की इधर जाके माइनस की, तो किसकी निकलेगी बेटा, सॉल्वेंट की डेंसिटी। क्या इधर समझा, क्या आपको ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लियर हुए, ठीक। चलो बच्चों बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास है ना x परसेंटेज है, x परसेंटेज वो भी किसकी बेटा, ऑफ सॉल्यूट की, वो भी कैसे, बाय ppm, ठीक है। अब है ना इस x परसेंटेज को ढंग से समझना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब भी हमारा x लिखा है इसका मतलब होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं बात करूं बेटा परसेंटेज की, इसका मतलब होता है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारे सॉल्यूशन के मास में कितना मास प्रेजेंट है आपका, किस चीज का बेटा, सॉल्यूट का। आप इसे बोलते हो कि क्या चीज, पार्ट्स पर मिलियन, वो भी किस चीज का बेटा, सॉल्यूट का। देखो अब इसे है ना लिखने का तरीका देखना, अगर मैं बात करूं ppm ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा यही बराबर होता है किस चीज के, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, ठीक है बेटा। याद रखना, देखो परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10 की पावर 6, अगर बिलियन होगा तो 10 की पावर 9 लगा देना, ठीक है बच्चे। देखो अगर आप पार्ट्स पर बिलियन यानी कि ppb, पार्ट्स पर बिलियन यानी कि ppb, अब इसे बेटा समझना बिल्कुल सेम है एज इट इज। जैसे मान लीजिए बच्चे आपको बोला x परसेंटेज ppb ऑफ सॉल्यूट, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, आप ढंग से समझना बेटा। अगर हम बात करें x की, तो ये क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही मास ऑफ सॉल्यूट। और बच्चे ये परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। यानी कि बिल्कुल वही एग्जिट सेम कि तुम्हारा कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन के मास के अंदर, आप उसी को बोलते हो उसकी क्या बेटा, पार्ट्स पर बिलियन। यानी कि अगर मैं लिख के दिखाऊं इसी का फॉर्मूला, यानी कि ppb, तो आपको लिखना है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, ठीक है बच्चे। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, देखो ये फॉर्मूले इतने का हम की नहीं है, तो आप नेगलेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर बेटा आपको है ना पार्ट्स पर बिलियन और ppm का आपको रिलेशन दो, तो आप बोलोगे कि पार्ट्स पर बिलियन बराबर होता है ppm इंटू 10 की पावर 3, ठीक है बच्चे। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 की पावर 3 का ही तो है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 6 है और यहाँ पे 10 की पावर 9, तो डिफरेंस कितना का बेटा, 10 की पावर 3, ठीक है बच्चे। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि पार्ट्स पर बिलियन ये बराबर होगा किस चीज के बेटा, तुम्हारा वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 की पावर 7 के। आप इसे ये भी बोल सकते हो, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या होता है आपकी 100 ही तो होता है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, पावर का 10 की पावर 7 का। तो दाना बेटा ये ऊपर वाला याद कर लेना, इतना काफी है, और कुछ काम करनी है, ठीक है बच्चे। अब बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दाना बच्चे। देखो वेट बाय वेट होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा, तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, ppm होगा, ppb। इन अगर मैं पांचों में आपको बताऊं तो आपका है ना केवल स्टार्टिंग के दो ही इंपॉर्टेंट है, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, बाकी के सब नॉर्मल है, ठीक है बच्चे। अब तुम्हारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये बहुत काम की चीज है बेटा। अब मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, काई से, या फिर यही बेटा हम से बोलते हैं जीटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, आपके पास कोई बीकर है और हमने बोला इस बीकर में हमारे है ना सोल्यूट के हमने मोल बोले N1, ये बेटा किसके मोल है, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है बच्चे। और हमने बोला कि NT यानी कि बेटा पूरे टोटल मोल किसके, सॉल्यूशन के,
यानी कि बच्चे किसके मोल है? मोल ऑफ सॉल्यूशन। ना बच्चे, N1 किसके मोल है? तुम्हारे सोल्यूट के, और NT किसके मोल है बेटा? सॉल्यूशन के। तो इस सॉल्यूशन के मोल के अंदर तुम्हारे सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है बेटा? हम उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैंने क्या बोला? हमारे सॉल्यूशन के मोल के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के, आप उसी को बोलते हो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी कि अगर मैं लिख के दिखाऊं तो आप बोलोगे बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर होगा बच्चे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किस चीज के बच्चे? टोटल मोल, वो भी किसके? सॉल्यूशन के। आप इसको क्या बोलोगे बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी को सिंपली वे में लिख देते हैं, देखो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही बच्चे बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके? सॉल्यूट के अपॉन में मोल फ्रैक्शन किसके बेटा? सॉल्यूशन के। अब सॉल्यूशन में दो चीज आती है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। बोलो समझ रहा है? अब एक चीज हो, हमेशा एक चीज डालना बेटा, आपके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम प्लस, इसे सोल्यूट पूरा लिख देता हूं, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनका जो सम है याद रखना बेटा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा, कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनका सम किसके बराबर होगा बेटा? 1 के। अगर आपको एक वैल्यू गिवन है तो आप दूसरी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, याद रखना, अगर किसी भी पार्टिकल की, यानी कि चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, अगर उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इट मींस वो आंसर ही गलत है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज समझना, मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है ये, ठीक है बेटा, और एक बीकर है बेटा ये, समझते हैं ना? मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन है chi1 और दूसरे पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन है बेटा यहां पे chi2। ठीक है बच्चे, हमारे से किसी ने पूछा कि भाई हमें ये बताओ इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के रेशियो की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला? आपके पास दो बीकर है बेटा, मान लीजिए बीकर ए और बीकर बी। ठीक है, पहले वाले बीकर का मोल फ्रैक्शन chi1, सेकंड वाले बीकर का मोल फ्रैक्शन chi2। तो हमारे से पूछा है कि इन दोनों मोल फ्रैक्शन के रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अब ढंग समझना बेटा, अगर मैं दोनों की बात करूं बच्चे, टोटल मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे। टोटल मोल क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चे जो मोल फ्रैक्शन है वो एक चीज पे डिपेंड करता है बेटा, मोल पे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? मोल पे, क्योंकि जो टोटल मोल्स होंगे वो तो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वो ही बराबर होगा इनके मोल के रेशियो के बराबर। इस चीज को ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर होगा बेटा? मोल्स के रेशियो। अगर आपको मोल्स का रेशियो दे रखा है, इट मींस आपके पास मोल फ्रैक्शन का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब एक बात सुनो, आपने पढ़ रखा है बेटा मोल्स बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये तो पढ़ रखा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा लो, यानी कि मैं लिखूं पहले वाला मोल फ्रैक्शन अपॉन में दूसरे वाला मोल फ्रैक्शन, ये बराबर होगा पहले वाले मोल और अपॉन में सेकंड वाला मोल। अब देखो इसी मोल को ओपन करके लिखो, अगर मैं मोल लिखूं इसका तो आप लिखोगे गिवन मास पहले वाले का अपॉन में मोलर मास पहले वाले का। ठीक है बच्चे, इनटू में मोलर मास सेकंड वाले का अपॉन में गिवन मास किसका बेटा? सेकंड वाले का। तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन का रेशियो। ध्यान रख लेना, गिवन दो जो मोल का रेशो वही मोल फ्रैक्शन का रेशो, जो गिवन मास का रेशो वही तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का रेशो, बट मोलर मास के अपोजिट कर देना। ठीक है बच्चे, बताओ ये क्या मोल फ्रैक्शन में कोई भी इशू है? हमेशा ध्यान में रख लेना, कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, आए समझ में? चले आओ अच्छा बात करते हैं मोलैरिटी की। देखो मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको, है ना, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करने के लिए। ठीक है बच्चे, अगर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल आ रहा है, हर टर्म में मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी आता ही है, तो मोलैरिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ढंग समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी बीकर है, ठीक है, और हमने मान लीजिए इस बीकर की वॉल्यूम को बोला बेटा 1 लीटर। ना हमने क्या बोला? इस बीकर की वॉल्यूम को क्या बोला हमने? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर की वॉल्यूम में तुम्हारे कितने मोल्स किसके बेटा? सोल्यूट के प्रेजेंट हो, आप उसी को क्या बोलते हो बेटा? उसकी मोलैरिटी।
मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, आप इसको क्या बोलोगे बेटा, उसकी मोलैरिटी। यानी कि मोलैरिटी डिफाइन क्या से होती है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, आप उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसकी मोलैरिटी। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख के बताऊं तो बेटा आप बोलोगे जो मोलैरिटी है ये बराबर होती है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बेटा क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, और ध्यान रखना हमेशा वॉल्यूम आपको लीटर में लेनी है वरना दिक्कत हो जाएगी। आया समझ आया, चलो देखो अब आगे चीजें। अब अगर हम बात करें बेटा इसकी यूनिट की, देखो यूनिट समझ रहा, यूनिट भाई ऊपर मोल नीचे लीटर, यानी कि इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, मोल पर लीटर, या फिर इसी को ऐसे लिख लो मोल पर लीटर, या फिर इसी को ऐसे लिख लो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चे, और इसी को हम बोलते हैं बेटा मोलर। ध्यान रखना, और से दिखाते हैं बेटा हम कैपिटल एम से, याद रख लेना बच्चे, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, मोलर। अगर मान लीजिए कभी किसी ने बोला कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में कितने मोल, 2। अगर कभी बोला हमारी मोलैरिटी 4 मोलर है, इसका मतलब 1 लीटर में 4 मोल ऑफ सॉल्यूट। समझ आया बच्चे, तो जितनी मोलैरिटी उतने ही तुम्हारे सॉल्यूट के मोल निकल के आएंगे। याद रख लेना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके का, जब भी बोले 4 मोलर मतलब 4 मोल 1 लीटर में। समझ आया था ना, ठीक है। अब देखो आगे चीजें, अब आगे का सिनेरियो, अगर मान लीजिए बेटा आपको कभी डेंसिटी दे दी हो, तब किस तरीके से मोलैरिटी फाइंड आउट करोगे। ठीक है बच्चे, देखो इफ डेंसिटी इज प्रेजेंट या डेंसिटी इज गिवन, अगर बेटा आपके पास डेंसिटी गिवन हो और आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उस टाइम पे ध्यान रखना आपके ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कभी नहीं देगा। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे, देखो हमें पता है बेटा डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब एक चीज बुद्धि में सेट करना, अगर बेटा हमें वो डेंसिटी सॉल्यूशन की बोले, सुनो, अगर बेटा डेंसिटी सॉल्यूशन की हुई तो बेटा वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की आएगी और मास भी सॉल्यूशन का आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल के दूं तो वॉल्यूम क्या आएगी बेटा, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा, तो यानी कि तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या बोलोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस वैल्यू को आपको उठा के रख दो, बात खत्म। आप बोलोगे इस टाइप पे बेटा जो मोलैरिटी है ये किसके बराबर होगी, मोल्स किस चीज के बेटा, सॉल्यूट के, अपॉन में क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या रखोगे बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो ये दिखेगा इस तरीके से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं फैलना, बड़ी काम की चीज है, आसान चीज है। अगर डेंसिटी गिवन हो तो इस टाइम पे यूज करना इस तरीके से। अगर मान लो बेटा आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी हो, इफ वेट बाय वेट परसेंटेज इज गिवन, तब क्या करोगे, और साथ में मान लीजिए बेटा आपको डेंसिटी भी दे रखी है और डेंसिटी भी गिवन हो। ठीक है, आपको डेंसिटी भी गिवन दे रखी है और वेट बाय वेट परसेंटेज भी दे रखी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा उस टाइम पे ध्यान रखना बेटा, आपकी जो मोलैरिटी होती है ये बराबर किसके होती है, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू मोलैरिटी अपॉन में मोलर मास। किस चीज़ का बेटा, सॉल्यूट का। ध्यान रखना, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, इसमें तुम्हारा है ना एक न्यूमेरिकल दे रखा होगा, याद रखना एनसीईआरटी में, इसमें बोलोगा 68% ऑफ 68% तुम्हारी HNO3 की दे रखी है, वो वाला न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, जरूर करना उसे। बताओ कोई दिक्कत है, आए समझ में, कोई भी दिक्कत वगैरह है तो बताओ। अच्छा एक चीज और सुनो, अब बात करते हैं मोलैरिटी मिक्सचर्स की। मिक्सचर की मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई बीकर है, एक बीकर ये और एक बीकर ये। ठीक है बेटा, हमें किसी ने बोला इस बीकर की मोलैरिटी मान लीजिए है M1, इसकी वॉल्यूम हमने बोली V1। ठीक है बेटा,
इस वाले बीकर की मोलैरिटी M2 और इसकी वॉल्यूम है बेटा V2। हमने दोनों बीकर को ऐड करा और इससे एक रिजल्टेंट बीकर बनाया। क्या बना बेटा? रिजल्टेंट बीकर। हमने बोला इसकी जो मोलैरिटी है बेटा वो है आपकी M रिजल्टेंट और इसकी जो वॉल्यूम है बेटा हमने बोला V रिजल्टेंट। तो हमारे से किसी ने पूछा इस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, यानी कि इस रिजल्टेंट बीकर की मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब किस तरीके से करोगे? बेटा? तो देखो एक चीज समझना, अगर कभी मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी हो तो इनके मोल निकाल लो, ठीक है बेटा? अब देखो मोल निकालते हैं सभी के। अगर मैं पहले वाले की मोल की बात करूं, अगर मैं पहले बीकर की मोल की बात करूं N1 की, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो मोलैरिटी बराबर अभी क्या बताया, मोल अपॉन में वॉल्यूम। तो मोल की वैल्यू क्या होगी बेटा? मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है? अगर मैं पहले वाले के मोल की बात करूं तो वो कितना आएंगे? पहले M1V1। अगर मैं सेकंड बीकर के मोल की बात करूं बेटा वो कितना आएंगे? M2V2, ठीक है बच्चे? अगर मैं रिजल्टेंट बीकर की बात करूं, यानी कि रिजल्टेंट बीकर के मोल की बात करूं तो वो कितना आएगा बच्चे? MR इंटू VR। बोलो समझ आया? ठीक है। अब एक काम करो, मेरे को इतना पता है कि इस रिजल्टेंट बीकर में कितने मोल होंगे, वो इन दोनों बीकर के मोल के बराबर ही तो होगा। यानी कि मैं सिंपल तौर पे लिख सकता हूं बेटा कि जो रिजल्टेंट बीकर के मोल है ये बराबर होंगे इन दोनों बीकर के मोल के बराबर, N1 प्लस N2, ठीक है? अब मोल रखना स्टार्ट करो, यानी कि मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट, ये बराबर होगी पहले वाले बीकर के मोल के। पहले वाले बीकर के मोल कितने बेटा? ये रहे, यानी कि M1V1 प्लस सेकंड वाले के M2V2। समझ आया बच्चे? अच्छा, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो आप क्या बोलोगे? जो मोलैरिटी आई रिजल्टेंट की ये बराबर होगी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में रिजल्टेंट किसकी? वॉल्यूम की। समझ आया? अच्छा, रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना है बीकर का? बेटा ये VR कितना है? ये इन दोनों के सम के बराबर ही तो है, V1 प्लस V2। तो इसे उठा के एक काम करो, ये रख दो V1 प्लस V2। बोलो समझ आया? बताओ, बोलो समझ आया? कोई भी इश्यूज है? क्लैरिटी माई मोलैरिटी? अब अच्छे समझना वेपर प्रेशर क्या होता है। अब देखो वेपर प्रेशर को थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी एक बीकर है, आपके पास कोई भी एक बीकर है और बीकर को हमने ऊपर से करा हुआ है बेटा क्लोज्ड। याद रखना बच्चे, हमने बीकर को क्या किया हुआ है? क्लोज। मैं फिर भी इसे मेंशन कर देता हूं, आपने बीकर को कर रखा है बेटा क्लोज्ड, ठीक है? अब इस बीकर में मान लीजिए हमने है ना वाटर डाला हुआ है, या कोई भी लिक्विड ले लो। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेके चल रहे हैं वाटर को, और हम इसे यहां से कर रहे हैं बेटा हीट। हम इसे क्या कर रहे हैं बेटा? हीट कर रहे हैं। अब एक चीज समझना, अगर हम हीट करोगे किस चीज को? वाटर को, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा? वेपर में, ठीक है बच्चे? यानी कि अब आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे वेपर में। मान लीजिए आपकी वाटर की वेपर है, ठीक है? अब एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं बेटा कि हमारा जो लिक्विड है और जो वेपर है ये एक टाइम पे इक्विलिब्रियम में आएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, आप बोलोगे कि आपका जो वाटर है लिक्विड स्टेट में, यही किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? आपके किस चीज में बेटा? वेपर्स में। यही बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। और फिर जब ये धीरे धीरे पार्टिकल कंटेनर पे जाकर टकराएगा और आपके पार्टिकल, आपके यानी कि वाटर के पार्टिकल कंडेंस्ड होंगे, तो यही किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। यानी कि आपका लिक्विड वेपर में जा रहा है और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। अब इन दोनों के बीच में एक टाइम के बाद क्या आएगा बेटा? इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा बेटा? यहां पे क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है? और जैसे आपका इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो हमारा जो वाटर के वेपर है ये हमारे कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बेटा, आप उसी को बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर। मैंने क्या बोला? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब आपकी वाटर लिक्विड स्टेट में और जो वेपर स्टेट है जब ये इक्विलिब्रियम पे अचीव हो जाए तो कितना प्रेशर हमारा वाटर वेपर एक्सर्ट कर रहा है, किस पे? कंटेनर की वॉल पे। उसी प्रेशर को आप क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। समझ आया? यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ किसकी बेटा? लिक्विड की ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर
या बेटा बीकर, कब कब कब, एट इक्विलिब्रियम। इसे को आप क्या बोलते हो बेटा, वेपर प्रेशर। समझ आया? क्या वेपर प्रेशर क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपने बेटा बीकर लिया, बीकर के अंदर आपका वाटर है, आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट करा। जब आप हीट करोगे तो बेटा हमारे वाटर के वेपर बनेंगे, और जब वेपर बनेंगे तो बेटा ये जाके कहां पे, कंटेनर पे टकराएंगे। जब टकराएंगे तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक। जब धीरे धीरे वेपर बनते रहेंगे तो आपके कुछ वेपर आपस में कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट को दोबारा बनाएंगे। तो यानी कि आपका जो वाटर है लिक्विड स्टेट में, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, और जो वेपर है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के अंदर। उस स्टेट को आपने बोला इक्विलिब्रियम, और जैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो आप बोलोगे बेटा जितना प्रेशर हमारा वेपर वॉल पे लगा रहा है, किसकी, बीकर की बीकर की वॉल पे, तो उसी प्रेशर को आप क्या बोलोगे बेटा, वेपर प्रेशर। स्टेटमेंट क्लियर आउट हुई? जल्दी बताओ, स्टेटमेंट समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ा। अब किस चीजों पे समझना बेटा, अब किस चीजों पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, उससे पहले एक चीज समझ लो कि बेटा आपको जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ध्यान रखना बेटा, हमेशा याद रखना जो हमारी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू। इस चीज को याद रख के चलना, ठीक है। अब बात करते हैं किन फैक्टरों पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। सबसे पहला, फर्स्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब बच्चे बॉन्ड। तो दाना एक चीज आता, जो इंटरेक्शन है उस पर वेपर प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे, इस चीज को दाना था। ऐसा क्यों, समझना। अगर बेटा अगर आपके पार्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होंगे तो नहीं हीट करने में, वेपर में बदलने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा वेपर प्रेशर थोड़ा धीरे बन रहा है। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आप उसे तोड़ने में उतना ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आपके वेपर बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या बोलोगे कि वेपर प्रेशर भैया ज्यादा देर में बन रहा है। यानी कि सिंपली तौर पे जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना कम वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ आया? ठीक है बच्चे, एक चीज और, अब एक चीज समझना, जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे, कि भाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सिंपली हम दोनों को एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि बेटा जो आपका वेपर प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट के भी होगा। भाई अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। समझ आया? बोलो समझ आया? ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास है वाटर और एक आपके पास है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हमारे से किसी ने पूछा भाई इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वाटर का या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब एक चीज समझना, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर आपका कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे। अगर मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल बनाऊं तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है बच्चे। अब एक चीज समझना, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं H2S की बात करूं इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही प्रेजेंट नहीं होती। इट मींस अगर इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आपको उसे तोड़ने में क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, जबकि H2S के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यानी कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका वीक इंटरेक्शन होगा। वीक इंटरेक्शन किसके पास है, H2S के पास, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा बेटा, H2S का। तो ध्यान रखना H2S के पास क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा। रीजन क्या दोगे, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर होता है बेटा कम। किसके कंपेयर में बेटा, H2S के कंपेयर में। समझ आया बच्चे? ठीक है, अगली चीज देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहीं पे समझ लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अब भाई टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, बात तो ये भाई टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो ध्यान देखो, log K2 अपॉन में K1
ये बराबर होता है बेटा डेल्टा एच अपॉन में 2.3032 ब्रैकेट में 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ढंग समझना भाई, हमारे वेपर प्रेशर से किस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अब तो ढंग से समझना। अब सीन क्या है, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि भाई T2 टेम्परेचर बड़ा है एज कंपेयर टू T1 टेम्परेचर से। अब एक बुद्धि में एक लाइन चीज सेट करना, तुम ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, प्रेशर क्यों नहीं लिखा, तो वेपर प्रेशर कैसे बताएंगे। बेटा सेम चीज यही होता है, log P2 by P1। ठीक है, यही पूरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए इससे ही काम हो जाएगा। अब मैंने पहले केस बोला कि भाई T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हमारे इन K1 और तुम्हारा जो K2 है इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, यानी कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अब ये कैसे पता करें, अब ढंग समझना। अगर मैं बोलूं भाई T2 बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। कैसे भाई, ढंग से देखो, 1/2 माइनस 1/5। अब देखो, अगर उसे आप डिवाइड करोगे बेटा, ये 0.2 आएगा और ये कितना आएगा बेटा 0.5। ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे, ढंग से समझना, कि log K2 by K1 ये किसके बराबर होगा बेटा, पॉजिटिव के। ठीक है, अब देखो, अगर याद हो log A अपॉन में B क्या होता है बेटा, ढंग से समझना, log A अपॉन में B, log A अपॉन में B क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है log A माइनस log B, है याद। ठीक है बच्चे, जिसके पास में कोई लोड नहीं भाई, हमें है तो बता तो रहे। अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो आप बोलोगे log K2 माइनस log K1 ये बराबर किसके होगा, समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो आप बोलोगे बेटा log K2 ये बराबर होगा किसके, log K1 समथिंग पॉजिटिव, यानी कि इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, इसका एंटी लॉग लो, तो आप बोलोगे बेटा K2 ये बराबर होगा बेटा K1 समथिंग पॉजिटिव, यानी कि जिसमें आप ऐड कर रहे हो। अब एक बात बताओ, K1 में ऐड करने पे, समझ रहा, K1 में कुछ ऐड करने पे वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, K2 के, तो आप क्या बोलोगे बेटा, K2 इज ग्रेटर देन K1। समझ रहा। अब एक चीज समझो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जेई कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के अंदर तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धारणा तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए अगर आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज ला रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और वही आपके प्रेशर से हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज आया वही आपका प्रेशर में चेंज आएगा। समझ आया। अच्छा, अगला केस, अगर बेटा मैं बोलूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, तो K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, याद रखना। ठीक है बच्चे, करना है ये। अब देखो, मैं भी बता देता हूं, अगर बेटा T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू इसके, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव। अब इसको उल्टा कर दो। ठीक है बच्चे, तो मैं लिखूंगा log K2 अपॉन में K1 ये बराबर होगा समथिंग नेगेटिव के। अगर समथिंग नेगेटिव है, चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, यानी कि log K2 माइनस log K1 ये बराबर होगा समथिंग नेगेटिव के, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो log K2 बराबर log K1 समथिंग नेगेटिव वैल्यू। याद है बच्चे। अब इसका एंटी लॉग लो, अगर मैं एंटी लॉग लूं आप बोलोगे K2 बराबर होगा K1 में से कुछ नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर दो। अब इसे समझना कि अगर मैं K1 में से कुछ माइनस करूं तब वो बराबर आ रहा है बेटा K2 के, यानी कि आप बोल सकते हो इस टाइम पे K1 इज ग्रेटर देन K2। समझ रहा है, बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, एक लास्ट केस और देख लो, अगर तीनों का टेम्परेचर सेम हो,
सॉरी, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तीसरा केस देखो, इफ T1 इज इक्वल टू T2, अगर ये वाला सीन हो जाए तो बेटा ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये टर्म जीरो तो आप क्या लिखोगे कि log K2 अपॉन में log K1, ये बराबर होगा बेटा किसके, जीरो के। अगर ये जीरो के बराबर है तो निकालो log K2 माइनस log K1, ये किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो log K2 ये बराबर किसके होगा, log K1 के। एक काम करो, एंटी लॉग लो, log गया तो आप क्या बोलोगे बेटा, K2 किसके बराबर है बेटा, K1 के। समझ आया? तीनों केसेस क्लियर हुए, कोई भी इश्यूज है तो आया। अच्छा एक चीज मैं लिख देता हूं, देखो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेपर प्रेशर। इस चीज को ध्यान रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा क्यों, समझो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके जो गैस के पार्टिकल है वो ज्यादा तेज मूव करेंगे। अगर ज्यादा तेज मूव करेंगे तो बेटा जल्दी जल्दी टकराएंगे, किससे बेटा, आपकी कंटेनर की वॉल से, तो उतना ज्यादा क्या बनेगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीमेंट होता है। क्या इतना समझ आया, बताइए, क्या पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? आइए बच्चे बात करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा राउट्स लॉ। अब देखो राउट्स लॉ आपको बताता क्या है, इस चीज को ना थोड़ा ढंग से समझना कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। मैंने क्या बोला ढंग समझो कि जो बच्चे पार्शियल प्रेशर है, कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सिंपली मैं लिख सकता हूं कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है डिपेंड करता है किस चीज पे बेटा, मोल फ्रैक्शन पे। समझ आया? अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहां पे बेटा एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हो क्या बेटा, पी नोट। और पी नोट क्या होता है बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है बच्चे, समझ आया? यानी कि राउट्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसी के मोल फ्रैक्शन पे। यानी कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उसका पार्शियल प्रेशर। अब सपोज करना, मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है, सपोज करना आपके पास कोई बीकर है, इस बीकर में हमने दो लिक्विड ऐड करे हैं, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। हमने बोला लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो है काई ए, और लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है बेटा वो क्या है तुम्हारा, काई बी। ठीक है, और दोनों के दोनों लिक्विड क्या बेटा, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो अपने वेपर प्रोड्यूस करके देते हैं। तो अगर मैं पूरे बीकर की, समझना, अगर मैं पूरे बीकर के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा पी टोटल, जो किसके बराबर होगा, पहले वाले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर प्लस सेकंड वाले लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के। समझ आया? ठीक। अब देखो, अगर बेटा मैं हर एक पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिखूं तो आप किस तरीके से लिखोगे, देखो कि बेटा पी टोटल ये बराबर होगा पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझ आया बच्चे, बोले तो समझ आया? ठीक है। अब एक काम करो, मेरे को है ना इस इक्वेशन में है ना दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मेरे को इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं। हम इसे इस तरीके से अरेंज करते हैं कि केवल इसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है बेटा, पहले मैं है ना इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ बी लिख के दिखाऊंगा। इन टर्म्स ऑफ बी का मतलब क्या, यानी कि जिसमें केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ही रहे। ठीक है बच्चे, अब देखो किस तरीके से हमने पढ़ रखा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है बेटा, इसका जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 के। बोलो समझ आया? ठीक है, एक काम करो, यहां से है ना आप है ना काई बी की वैल्यू निकालो। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी होगी बेटा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है बच्चे, इस वैल्यू को उठा के रख दो यहां पे। भाई कट मार दियो। ठीक है बेटा, अब यहां से मैं ना काई ए की वैल्यू निकाल के दो। अगर मैं काई ए की वैल्यू निकाल के दूं तो वो कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस काई बी। ठीक है, एक काम करो, इस काई ए की वैल्यू यहां पे उठा के रखो। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां पे उठा के रख दूं तो आप बोलोगे जो पी टोटल है ये बराबर होगा पी नोट ए ब्रैकेट में 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। क्या तरह समझ आया? आपने क्या करा, इस वैल्यू को कहां पे उठा के रखा, यहां पे, जिसकी वजह से आपकी ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से देखना। अगर मैं पी नोट से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी पी नोट ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब एक काम करो, ऐसे देखना, इन दो टर्म को देखो, एक काम करो, यहां से है ना बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, कॉमन निकालो। अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखो किस तरीके से होगा कि जो पी टोटल है बेटा ये किसके बराबर होगा। सबसे पहले ये वैल्यू पॉजिटिव है, आपने लिखा पी नोट ए। क्या इतना समझ आया? ठीक है बच्चे, अब देखो अब मारो प्लस का साइन, मारो प्लस का साइन। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे पी नोट ए की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे पी नोट की वैल्यू बेटा पॉजिटिव, ब्रैकेट लगाओ, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और साथ में क्या आएगा बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो आपने कॉमन निकाला था। क्या आपको समझा? मैंने क्या करा बेटा, देखो समझना, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला कॉमन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे आया, आपकी यहाँ पे पी नोट की वैल्यू बी, पी नोट बी की वैल्यू क्या पॉजिटिव, तो मैंने सब यहाँ पे रखा, और आपका पी नोट ए क्या बेटा नेगेटिव, यही से तो अपने काई भी कॉमन निकाला है, तो आपका ये वाला टर्म आया, और ये पी नोट ए क्या बेटा पॉजिटिव। देखो अभी इसी इक्वेशन को हमने किसके टर्म में लिख दी, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या समझ आया समझ? चलिए अब एक चीज समझना, एक काम करते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, अरे रे रे ग्राफ ही नहीं बेटा, ग्राफ हम किस किसके बीच में बनाएंगे, पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन के, वो भी किसके, बी के। ठीक है बच्चे, यानी कि आपने इसे रखा वाई एक्सिस पे, आपने इसे रखा एक्स एक्सिस पे, तो बेटा क्या रहेगी स्लोप, और ये क्या रहेगा बेटा इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चे, और याद रखना जब भी आपकी ये इक्वेशन फॉलो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये किस ग्राफ की इक्वेशन होती है कमेंट में जरूर बताना आपको। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, बेटा हमने y पे क्या रखा है p टोटल, और यहां पे क्या रखा आपने बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ b। अब देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, याद रखना। ठीक है, जीरो से क्यों नहीं करा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और इसी को आप क्या बोल रहे हो बेटा पी नोट ए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा स्लोप की, स्लोप की, तो वो किसके बराबर होता है बेटा tan थीटा के, वो किसके बराबर होगा बेटा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। समझ आया बच्चे, स्लोप समझ आया, यानी कि tan थीटा आपकी क्या होती है बेटा स्लोप। क्या आपको इस ग्राफ की स्लोप क्लियर हुई, कोई भी इश्यूज है, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें राउट फ्लो की स्टेटमेंट लिख के देता हूं। राउट फ्लो बोलता क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये होता है बेटा क्या आपकी राउट फ्लो की स्टेटमेंट। क्या आपको राउट फ्लो पूरा क्लियर हुआ? बताइए, कोई भी इशू है बताइए। अगर मान लो बेटा मेरे को दोनों लिक्विड का ग्राफ बनाना, तो कैसे बनाओगे? चलो देखते हैं, दोनों लिक्विड का भी ग्राफ बना लेते हैं। कि बच्चे एक ग्राफ और बना लेते हैं दोनों लिक्विड का। अब समझना बच्चे, देखो आपके पास दो लिक्विड था, एक का मोल फ्रैक्शन का ये, एक का मोल फ्रैक्शन का बी। यहां पे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, हमने सपोज कहा स्टार्टिंग में हमारा है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू थी 1, और स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन ऑफ के ए क्या होगा बेटा 0। ठीक है, अगर यहां पे 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, और यहां पे बी की वैल्यू 0। ठीक है, याद है ना मोल फ्रैक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ये कैसे करेंगे? अब देखो इतना तो आइडिया लग चुका है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहां पे ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा ज्यादा होगा, तो यानी कि यहां पे ग्राफ बनेगा इस तरीके। ठीक है, और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है बच्चे, यानी कि किसकी वैल्यू बेटा आपकी पी नोट बी की, और ये वैल्यू किसकी बेटा पी नोट ए की। आया समझ में? अच्छा, और ये स्लोप क्या बताइए आपको, पी ए की वैल्यू, सॉरी बेटा पी बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू बताएगी आपको पी ए की। अगर मुझे पी टोटल निकालना है तो इसे ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ये वैल्यू किसकी होगी बेटा पी टी की,
और पी टी किसके बराबर है बेटा? पी ए प्लस पी बी के। क्या इतना समझ आया? अब एक बात समझना, अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ओ पे, जहां पे आपकी दोनों की दोनों जो लाइन है कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे यानी कि ओ पे, अब ढंग से समझना, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ओ पे आपको क्या दिख रहा है? जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो किसके बराबर होगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। समझ लिया? देखो ढंग समझ लो भाई, मैंने क्या बोला था, अगर यहां पे एक के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और एक की मोल फ्रैक्शन है 0, तो धीरे धीरे यहां से मोल फ्रैक्शन कम होना स्टार्ट होगा और इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे बेटा? सेम। अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है तो इनका पार्शियल प्रेशर भी सेम। तो वो कौन सा पॉइंट है बेटा आपका? ओ, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ओ पे आपने क्या बोला कि दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या बेटा? सेम। अब एक काम करो, इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो, यानी कि पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये बराबर होगा बेटा पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है बच्चे? अब देखो ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड में, आप बोलोगे पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी, इसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी कि जो आपके प्योर कंपोनेंट का क्या हो बेटा? वेपर प्रेशर का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? हमारे मोल फ्रैक्शन के इनवर्स रेशियो के बराबर। समझ आया? कोई इश्यूज है? समझ आया बच्चे? चलो ठीक है। चलो बच्चा अब बात करते हैं रिलेटिव नॉर्मल इन वेपर प्रेशर की। अब देखो ध्यान रखना, इसे है ना थोड़ा ढंग से समझना। अब समझो, अब तक हमने है ना सारे के सारे जो लिक्विड थे वो वोलेटाइल नहीं। अब देखो क्या करेंगे, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई बीकर है, ठीक है बच्चे, इसमें हमने है ना कोई एक लिक्विड ए को ऐड करा, जिसके हमने बोले मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चे? काई ए। ठीक है बच्चे? एक हमने और लिक्विड ऐड करा जिसे हमने बोला बेटा लिक्विड बी। ठीक है बच्चे? अब एक चीज समझो, जो हमारा लिक्विड बी है बेटा ये आपका है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, जबकि हमारा लिक्विड ए कैसा है बेटा? वोलेटाइल। ठीक है बच्चे? अब ये नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जो अपने वेपर प्रेशर नहीं बनाता। ठीक है बच्चे? अब एक चीज समझना, बुद्धि में सेट करना, कभी भी आप जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो जो आपका पी टोटल होता है, यानी कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर हो जाता है बच्चे, वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने क्या बोला? जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो, जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो क्या करेगा? हमारी लिक्विड ए के साथ भी इंटरेक्शन बनाएगा, और जब इंटरेक्शन बनाएगा तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है हमारे पार्टिकल की वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। तो ध्यान रख लेना बच्चे, जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट, जो वेपर प्रेशर है बेटा किसका बच्चे? सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों? ड्यू टू डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल। समझ आया? जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो जो हमारी एस्केपिंग टेंडेंसी है पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज। अब कितना डिक्रीज हुआ उसकी बात करते हैं। अब देखो समझो, अगर मैं बच्चे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं तो पी टोटल किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी के। ठीक है बच्चे? लेकिन हमारा बी का जो वेपर प्रेशर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा बच्चे? 0। क्यों? क्योंकि बेटा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो आप बोलोगे जब पी टोटल है वो किसके बराबर होगा बच्चे? पी ए के। अब पी ए के फॉर्मूला लिखते हैं, तो पी टी बराबर आप लिखोगे पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है बच्चे? अब हमने पढ़ रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये किसके बराबर होता है बेटा? 1 के। अब एक काम करो, यहां से काई ए की वैल्यू निकालो। अगर मैं काई ए की वैल्यू की बात करूं तो बेटा वो कितनी आएगी? 1 माइनस काई बी। ठीक है बच्चे? इस वैल्यू को यहां पे उठा कर रखो, तो आप बोलोगे बच्चे पी टी बराबर पी नोट ए ब्रैकेट में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
ठीक है, अब एक काम करो, उसकी मल्टीप्लाई करो। तो पीटी बराबर आप लिखोगे पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है बच्चे, अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप लिखोगे पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। बेटा ये बराबर होगा पी नोट ए माइनस पी टोटल। ठीक है बच्चे, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो आप बोलोगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये बराबर किसके होगा, पी नोट ए माइनस पी टी अपोन में क्या आएगा बच्चे, पी नोट ए। अब दोनों का मतलब समझना ढंग से भाई। देखो पहले इसकी मतलब बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या लिखा है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कोई चीज कम हो रही है, तो ऐसा बोलते हैं बच्चे लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने क्या बोला बेटा, इतने को आप क्या बोलते हो, इतने को लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। पढ़ने का मतलब देखो सुना, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, समझा। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं तो हमारा कितना पार्शियल प्रेशर कम हुआ, कितना कम हुआ। और इसे किस तरीके से पढ़ेंगे बेटा, ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन हो गया, देखो ये इसे आप क्या बोलते हो बेटा, इसे अपन बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि कितने गुना तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से। दोनों चीज बड़ी काम की है। आया बच्चे समझ, बताइए आया बेटा, कोई भी इश्यूज है। मैंने क्या बोला है, अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो तो कितने गुना तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इसे आप बोलते हो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, ऐसा आप बोलते हो बेटा लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि मैं दोनों को मेंशन कर देता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेटा किसके बराबर होगी, पी नोट ए इंटू पी टी, पी नोट ए माइनस का पी टी, सॉरी मैंने इंटू बोल दिया था गलती से। ठीक है बच्चे, अब अगला एक वर्ड होता है बेटा रिलेटिव लॉवरिंग, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वो उसकी वैल्यू क्या है बेटा, आपकी पी नोट ए माइनस का पी टी अपोन में पी नोट ए। ये आपकी क्या है बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि कितने गुना आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। आया समझ में? क्या आपको रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्लियर हुआ? चलिए बताइए बच्चों, क्या आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अगर बच्चों आपको है ना यहां तक चैप्टर काफी समझ आया है और आपको अच्छा लगा है, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस साइड लक्ष्य फ्रॉम लक्ष्य 360। बाय।